महात्मा गांधी 1922 तक बहुत पॉपुलर बन जाते हैं अमंग द मासेस, क्योंकि वो कई सारे मेजर मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1917 चंपारण सत्याग्रह, 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह। ये सभी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये कंटिन्यूएशन है उस चैप्टर का ही। ओके, ऑलराइट। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी की फॉलोवर्स कैसे बढ़ जाते हैं, कई सारे लोग उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं, और कौन सी ऐसी उनकी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनसे लोग इंस्पायर्ड होते हैं और उनको फॉलो करने लग जाते हैं। उसके बाद मैं आपको रूमर्स के बारे में बताऊंगा। कुछ रूमर्स भी फैले थे रिलेटेड टू महात्मा गांधी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ मेजर पॉइंट्स और इवेंट्स, जैसे कि साइमन कमीशन, बारडोली सत्याग्रह, लाहौर सेशन ऑफ 1929 एंड पूना पैक्ट। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक मास मार्च दैट वाज डांडी मार्च, जिसको सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। ओके, वो मैं ये बताऊंगा आपको कि सॉल्ट मार्च क्यों हुई और ये जो सॉल्ट मार्च थी ये कितनी पॉपुलर क्यों बनी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। ओके, कैसे ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज किया था लंदन के अंदर। उसके बाद लॉर्ड इरविन पैक्ट 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे जो मुस्लिम लीग है वो डायरेक्ट एक्शन डे कॉल करती है 1946 में। इसके पीछे कॉज क्या होता है वो भी बताऊंगा, और लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बताऊंगा जो कि लास्ट में वो लेकर आते हैं, जिसके थ्रू हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। तो कुछ मेजर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंटरकनेक्ट करके स्टोरी की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बेसिकली स्ट्रगल कैसा रहा था फॉर इंडिपेंडेंस। ओके, ये मैं आपको बताऊंगा। सो एज ऑलवेज यू केम टू नो मच आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स हैव अ लुक। ऐसे जो महात्मा गांधी हैं वो पीपल के लीडर बनते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स में, क्वेश्चन में भी अगर ये आता है तो आपको पहले, इससे पहले 1922 से पहले जितने भी मूवमेंट स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी ने वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद मैं बताता हूं आपको क्या मेंशन करना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जो पीजेंट्स थे वो ही खाली सपोर्ट क्या करते थे महात्मा गांधी को। लेकिन जब महात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, उन्होंने लोगों को सपोर्ट किया, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ओके, जैसे कि जीडी बिरला, दिस इज एग्जांपल ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया महात्मा गांधी को। ओके, कुछ और ऐसी बातें थी महात्मा गांधी की जिनसे इंस्पायर्ड हुए लोग। फॉर एग्जांपल वो हमेशा प्रमोट करते थे खादी को, और वो क्या करते थे, खादी बनाने के लिए अपना जो मोस्ट ऑफ द टाइम था उसको स्पेंड करते थे चरखा में। ओके, चरखा चलाते थे वो, जिसको स्पिनिंग व्हील भी कहते हैं, एंड मेकिंग खादी। वो खादी इसलिए बनाया करते थे क्योंकि उनका मानना यह था कि जो खादी है, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें मशीन मेड क्लोथ नहीं बनाना है, अपना जो क्लोथ है उस पर डिपेंड रहना है, किसी और के जो चीज़ है उस पर डिपेंड नहीं रहना है। और इससे क्या होगा, अगर हम खादी को बनाएंगे तो इसमें लेबर की इन्वॉल्वमेंट होती है। उससे क्या होगा, जो लेबर है वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगी और वो भी अपने रोजी रोटी के लिए पैसे कमा पाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने फोकस किया कि जो अनटचेबिलिटी है उसको ख़त्म करना है, और जो चाइल्ड मैरिज जैसे ये जो एविल्स फैले हुए हैं, एविल्स, उनको हमें ख़त्म करना है। और वो हमेशा से ये चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम है उसकी हारमनी हो। वो चाहते थे कि जब तक हिंदू और मुस्लिम यूनाइट नहीं होंगे तब तक इंडिपेंडेंस मिलना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने जब खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया हिंदूज के लिए। ऑलराइट, नाउ खादी के लिए महात्मा गांधी क्या लिखते हैं अपनी बुक में। सो खादी के लिए महात्मा गांधी ने क्या लिखा है, उन्होंने ये लिखा है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट टू is the craze for machinery as such. The craze is for what they call labor saving machinery. Man go on saving labor till thousands are without work and thrown on open streets to die of starvation. I want to save the time and labor, not for a fraction. I want the concentration of wealth नॉट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू बट इन द हैंड्स ऑफ ऑल। तो वो ये मेंशन करते हैं कि जो खादी है वो एक सिंबल है सेल्फ रिलायंस का। मैं नहीं चाहता कि जो पैसा है वो किसी कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, जो पैसा है वो फुली डिस्ट्रीब्यूट हो लोगों के बीच में, सो दैट जो इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, वो खत्म हो जाए। ओके, और ये कब पॉसिबल होगा, जब हम लेबर को भी एम्प्लॉय करेंगे। और लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए हमें क्या करना होगा, मशीन मेड क्लोथ पे डिपेंड नहीं होना होगा जो कि उस समय ब्रिटिशर्स बना रहे थे। हमें खुद का अपना कपड़ा बनाना होगा, और वो इसीलिए चरखा चलाया करते थे बिकॉज इट वॉज द सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस।
अगर हम ऐसा करेंगे तो जितने भी लेबर्स हैं वो तो स्टारवेशन से मर जाएंगे, उन्हें काम ही नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल द थिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, जिनसे लोग इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया महात्मा गांधी को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1917 और 1922 के बीच में कई सारे जो हाईली टैलेंटेड इंडियंस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अटैच किया विद द गांधी, मीन्स उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया महात्मा गांधी को। फॉर एग्जाम्पल उनमें से लोग ये सभी लोग हैं, जैसे कि महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, अबुल कलाम आजाद एंड सी राजा गोपालाचारी। तो ये सभी लोग थे जो कि बहुत हाईली टैलेंटेड लोग थे, इन्होंने महात्मा गांधी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि महात्मा गांधी कितने फेमस हो गए थे और उनकी कैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। साथ ही साथ आप एक बात और जान लो कि जो गांधी जी थे उनको डिफरेंट नेम से बोला जाता था उस समय। ओके, सो फॉर एग्जांपल गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा और गांधी जी, और सिंपल महात्मा गांधी भी बोलते थे। नाउ महात्मा गांधी जो कि उस समय एक लीडर उभर रहे थे, उनसे रिलेटेड कई सारे रूमर्स भी फैले थे। सो मैं आपको रूमर्स बताता हूं। तो पहला रूमर यह है कि वेयर एवर गांधी वेंट, rumors spread of his miraculous power. In some places it was said that he had been sent by king to solve the problems of peasants. तो यहाँ पर ये रूमर फैला था कि जो गांधी जी हैं उनके पास बहुत सारी पावर है, और कई सारे प्लेसेस पे ये भी रूमर फैला था कि जो गांधी जी हैं उनको किसने भेजा है, किसी किंग ने भेजा है प्रॉब्लम्स है पीजेंट्स की उनको सॉल्व करने के लिए। एक और रूमर यहाँ पर ये फैला था कि हिज पावर इज सिमिलर टू ब्रिटिश मोनार्क, हिज अराइवल वुड फ्ली द ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर एक रूमर ये भी फैला था कि जो महात्मा गांधी हैं उनकी जो पावर है वो ब्रिटिश मोनार्क यानी उस समय जो क्वीन थी एलिजाबेथ उनकी बराबर है, और एक दिन क्या करेंगे महात्मा गांधी, हमें इन ब्रिटिशर से आज़ादी दिलवाएंगे। So another rumor spread that those who were against of Gandhi found their house fell and their crop get failed. तो ये रूमर भी फैला था कि जो भी लोग महात्मा गांधी को सपोर्ट नहीं करते हैं उनके जो हाउसेस हैं वो फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और उनकी क्रॉप फेल हो जाती है। बाय द वे यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जितने भी रूमर्स थे ये खाली रूमर्स थे। ओके, महात्मा गांधी हम सभी की तरह एक सिंपल पर्सन थे, बट उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के वजह से और अपने विजडम की वजह से उन्होंने ये मूवमेंट्स को चलाया जो कि सक्सेसफुल भी रहे, और एट लास्ट हमें इंडिपेंडेंस दिलवाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दांडी मार्च। वेल, दांडी मार्च के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, कुछ ऐसे इवेंट्स जो दांडी मार्च से पहले हुए थे। सो कुछ इवेंट्स हुए थे दांडी मार्च से पहले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानने को। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आता है। ये एक ग्रुप होता है जिसके अंदर 7 मेंबर इंक्लूड होते हैं। ये ग्रुप इसलिए इंडिया में भेजा जाता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या इंडियंस को जो गवर्नमेंट है उसमें इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए, क्योंकि इंडियंस क्या कर रहे थे, शुरू से डिमांड कर रहे थे कि आप ही सरकार चला रहे हो, हमें भी मौका दो सरकार चलाने का। तो ये इंडिया में भेजा गया सो दैट ये डिसाइड करें वो 7 मेंबर्स कि इंडियंस फिट है सरकार चलाने के लिए या फिर नहीं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर जो भी मेंबर थे 7 मेंबर वो सारे ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। आप खुद ही सोचो, जब सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं तो वो क्या अलाउ करेंगे कि जो सरकार चलाने का मौका दिया जाए इंडियंस को। इसीलिए साइमन कमीशन जो है वो फेल हो जाता है 1928 में जो आया था, और लोग नारे लगाते हैं साइमन गो बैक। आपने ये सब कुछ सुना होगा। ओके, उसके बाद 1928 में बारडोली सत्याग्रह मूवमेंट होता है जिसके लीडर होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इसी मूवमेंट के बाद से उनके नाम के आगे सरदार लग जाता है। यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे बारडोली के अंदर, विच इज़ अ प्लेस इन प्रेजेंट डे गुजरात। ओके, उसके बाद 1928 के अंदर पूना पैक्ट 1928 में साइन होता है, जिसमें जो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में साइन होता है ये। ओके, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे BR अम्बेडकर फॉर दलित, वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी मना कर देते हैं कि मैं आपको अभी नहीं देता हूं सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि इससे हमारी यूनिटी ब्रेक हो जाएगी। एक बार को हमें आज़ादी मिल जाए उसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उसमें डेफिनेटली मैं दलित्स के लिए, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए मैं डेफिनेटली सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ऑप्शन डालूंगा। ओके, सो यहाँ पर ये पैक्ट साइन होता है। आपकी बुक में इतना नहीं है इसके बारे में, लेकिन एक आपकी बुक में बॉक्स बना रखा है, वहाँ पर ये दे रखा है कि BR अम्बेडकर जो थे वो किस तरह से उन्होंने डिमांड करी दलित्स के लिए फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, और उनके क्या व्यू थे। 1929 के अंदर लाहौर सेशन होता है। आपको ये पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनी थी,
उसके हर साल जो है सेशंस हुआ करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी। तो 1929 के अंदर एक लाहौर सेशन होता है, एक मीटिंग होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जिसके अंदर टू मेन चीजें होती हैं। क्या होती है? पूर्ण स्वराज। यहाँ पर जो बात है वो पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले 1929 से पहले कहीं ना कहीं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लोग थे जो मॉडरेट थे, वो ये चाहते थे कि हमें स्वराज नहीं चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए, बस जस्ट क्या करें, ब्रिटिशर्स हमें सरकार चलाने का मौका दे दें, थोड़ी सी हमारी इन्वॉल्वमेंट हो गवर्नमेंट चलाने में। लेकिन अब से क्या कर दिया, अब से उन्होंने ये बोला कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी डोंट वांट डोमिनेंस स्टेटस, अब हमें इंडिपेंडेंस ही चाहिए, वी वांट पूर्ण स्वराज। सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी 1929 के लाहौर सेशन में, जो कि लाहौर के अंदर हुआ था। दूसरी यहाँ पर बात ही इंडिपेंडेंस डे। इन्होंने ये बोला कि अब क्या होगा, जो 26 जनवरी यहाँ पर आएगी, 26 जनवरी ओके 1930, उससे हम क्या करेंगे, हर साल सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे, भले ही हमें इंडिपेंडेंस मिले या नहीं मिले। ओके, सो ये सारी चीजें थी जो कि डांडी मार्च से पहले हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी थी। अब चलते हैं डांडी मार्च की तरफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डांडी मार्च। ब्रिटिशर्स इंक्रीज द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड बैन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट फॉर इंडियंस फ्रॉम द सी। यहाँ पर ये था कि देखो, डांडी मार्च इसलिए स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने, जो कि स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 में। मैं आपको बताऊंगा क्या था ये, पहले आप इसका कॉज जान लो। ये डांडी मार्च इसलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो जो टैक्स बढ़ा देते हैं सॉल्ट के ऊपर, और वो ये भी बोलते हैं कि जो लोग नदी किनारे रहते हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते सॉल्ट को, क्योंकि आपको पता होगा कि सॉल्ट जो है नदी से निकाला जाता है। ओके, सो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अब यहाँ तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आप, और उन्होंने ये भी बोल दिया उन्होंने कि जो टैक्सेस है वो भी इंक्रीज कर दिए जाएंगे। अब आप खुद ही सोचो, सॉल्ट एक कितनी कॉमन कॉमोडिटी है जो हर किसी को चाहिए। ओके, सो इसीलिए जो नॉर्मल पीपल हैं, जो पुअर हैं, वो कैसे टैक्स को दे पाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पर महात्मा गांधी आएगा। ओके, सो महात्मा गांधी इन 1930 स्टार्ट डांडी मार्च। डांडी मार्च वो स्टार्ट करते हैं। डांडी मार्च इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से डांडी जो एक प्लेस है, कोस्टल एरिया है ये गुजरात के अंदर, वहां पर जाते हैं और अपनी फिस्ट में, मुट्ठी में सॉल्ट को लेकर ये बोलते हैं, देखो मैंने तो सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया। ओके, सो ऑन 12 मार्च 1930 गांधी जी विद हिज 24 वॉलंटियर्स, ओके वॉलंटियर्स का मतलब उनके कुछ साथी होते हैं 24, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। ओके, वो 24 डेज के अंदर पहुंचते हैं और लगभग वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ये डिस्टेंस है। एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट देयर एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। अब वो क्या करते हैं, वहां पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं, इट मींस कानून तोड़ देते हैं जो अंग्रेजों ने बनाया था कि कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता सॉल्ट को। इसीलिए क्या होता है, और कई सारे जो उनके साथ लोग आए थे डांडी मार्च के अंदर, वो भी क्या करते हैं, वो भी सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये होता है कि जब इन्होंने जो कानून है उसको तोड़ा, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, गांधी जी को और इंक्लूडिंग 60,000 इंडियंस को अरेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो गांधी जी वॉज अरेस्टेड ऑन मिडनाइट ऑफ 4-5 मई 1930। सो मिडनाइट जो थी 4-5 मई की, उसको अरेस्ट करते हैं महात्मा गांधी को वो 1930 के अंदर। सो दिस वॉज द डांडी मार्च। ओके, नाउ ये जो डांडी मार्च मैंने आपको बताया, ठीक है, इसमें एक ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के अंदर जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया, ये उन्होंने लॉ बना दिया कि कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता सॉल्ट को। गांधी जी एक मार्च स्टार्ट करते हैं नॉन वायलेंट, 24 दिन के अंदर वो पहुंचते हैं 400 डिस्टेंस कवर करके। ओके, और सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। नाउ ये जो सॉल्ट मार्च है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है सॉल्ट मार्च की। जो डांडी मार्च है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए जो है मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी व्हाई डांडी मार्च इज सो इंपॉर्टेंट एंड फेमस। सो फर्स्ट पॉइंट, दिस ब्रॉट गांधी जी टू वर्ल्ड अटेंशन। द मार्च वॉज कवर्ड बाय बोथ यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस। इससे पहले महात्मा गांधी ने जितने भी मूवमेंट्स को स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं वो पॉपुलर बने थे इंडिया के अंदर और कुछ ही कंट्रीज के अंदर, बट इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के बाद, इस मार्च को करने के बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। जो यूरोपियन और जो अमेरिकन प्रेस है, जो ये मीडिया है, वो क्या करते हैं, कई सारे आर्टिकल्स को अपने न्यूज़पेपर में छापते हैं कि एक वेरी ओल्ड मैन ने ओके क्या किया, इतना सारा डिस्टेंस कवर किया है और नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने क्या किया है, अपना जो ये लड़ाई है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वो की है। दूसरे जो पॉइंट है क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट था सॉल्ट लॉ, वो ये है कि इसमें हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है वुमेन्स की। इससे पहले जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उनमें कहीं ना कहीं वुमेन की इन्वॉल्वमेंट कम थी, बट सॉल्ट मार्च में बढ़ चढ़ के वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया।
इनिशियली महात्मा गांधी थोड़े अगेंस्ट में थे इसके कि वुमेन्स को हमें अलाउ करना चाहिए या नहीं, लेकिन जो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि एक सोशलिस्ट थी, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को परसुएट किया कि आप वुमेन्स को भी अलाउ करो अपने इस दांडी मार्च में। और कई सारी जो वुमेन्स थी उन्होंने दांडी मार्च में पार्टिसिपेट किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। अनदर जो पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि दांडी मार्च हमारे लिए फेमस है, वो ये है कि दिस मेक रियलाइजेशन ऑफ, यहाँ पर सॉरी ब्रिटिशर आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, मिस्टेक हो जाती है वाइल टाइपिंग। ओके, दिस मेक रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिशर्स दैट देयर रूल इज नॉट लास्ट फॉर एवर, दे वुड हैव टू गिव सम पावर्स टू इंडियंस। इस मार्च ने ये बता दिया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका जो रूल है वो इंडिया पे ज़्यादा समय तक नहीं है, अब उन्हें क्या करना होगा, उन्हें कुछ ना कुछ पावर तो इंडियंस को देनी होगी, सो दैट ऐसे ये जो मूवमेंट्स हैं वो फ्यूचर में ना हो और जो बदनामी है ब्रिटिशर्स की जो कि इंटरनेशनली हो रही थी वो ना हो। महात्मा गांधी को जेल में भेजा जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है ड्यू टू ब्रेक ऑफ सॉल्ट लॉ। तो वो उनको रिलीज किया जाता है, कब रिलीज वो होते हैं जेल से, वो होते हैं जनवरी 1931। उसी के बाद वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना एक और मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मूवमेंट में ये था कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस मूवमेंट में ये था कि हमें क्या करना है, अब जो ब्रिटिशर्स हैं उनको डिसोबे करना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको नहीं मानना है, कोई भी टैक्स नहीं देना, कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करना। ओके, अब यहाँ पर यह था कि हमेशा की तरह जितने भी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मीडिया थे उन्होंने इस मूवमेंट को कवर किया। अब जब दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया, तो उन्होंने ये सोचा कि अब हमें क्या करना होगा, थोड़ी पावर इंडियंस को देनी होगी और आमने सामने मिलके बात करनी होगी। इसीलिए क्या था, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो कि एक तरह की मीटिंग होती है जिसमें जो टेबल होता है वो राउंड होता है, गोल गोल, वहां पर उन्होंने हेल्ड की थी मीटिंग्स। और जो इंडियंस थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और जो प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस थे उन सबको इन्वाइट किया। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सॉल्ट मूवमेंट, ओके, सॉल्ट सत्याग्रह जो कि वो था दांडी मार्च, ओके, एंड दिस वाज अ वेरी मास मूवमेंट, सो ब्रिटिशर्स थॉट टू डू सम मीटिंग्स विद इंडियंस, सो सम सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन लंदन। ओके, सो टोटल 3 होती हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, बट आपकी बुक में 2 है। ओके, सो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, मैंने आपको बता दिया क्या होती हैं। ओके, हेल्ड इन नवंबर 1930, जो कि लंदन के अंदर होती है। कांग्रेस क्या करती है, इसको बॉयकॉट कर देती है। कांग्रेस इसको बॉयकॉट इसलिए करती है क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जेल में होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। दूसरा यहाँ पर रीजन ये था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बोल रही थी कि आप क्या करो, हमारी कंट्री इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करो जो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जनवरी 1931, लंदन के अंदर ही होती है। जब तक महात्मा गांधी जेल से छूट चुके थे तो वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से। लेकिन यहाँ पर ये होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी कंक्लूजन है, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता इस मीटिंग का। इसलिए नहीं निकलता कंक्लूजन क्योंकि हर कोई अपने उसके हित की बात करता है। फॉर एग्जांपल बी.आर. अम्बेडकर वहाँ पर सपोर्ट करते हैं दलित के बारे में। ओके, महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमें पावर दी जाए, इंडिपेंडेंस दी जाए, वहाँ पर बात करते हैं। मुस्लिम लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो बात करते हैं कि जो हमें पाकिस्तान है वो प्रोवाइड किया जाए। और हिंदू महासभा, प्रिंसेस जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो अपने हित की बात करते हैं। तो जो ये ब्रिटिशर्स थे वो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं, स्पेशली महात्मा गांधी की, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि हमें कोई भी इंडिपेंडेंस नहीं देनी इंडियंस को। इसीलिए ये जो मीटिंग होती है इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। और जो ये ब्रिटिशर्स का प्लान था कि हम थोड़ी पावर देके उनको भला लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो कंटिन्यू था। ओके, जो कि स्टार्ट हुआ था। अब उसके बाद होता क्या है, इस मूवमेंट को खत्म करवाने के लिए जो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन, ओके, वो क्या करते हैं, समझौता करते हैं विद द महात्मा गांधी, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड इरविन पैक्ट। सो लॉर्ड इरविन पैक्ट 1931 में साइन होता है, जिसके अंदर ये होता है कि कुछ बातें ब्रिटिशर की तरफ से लॉर्ड इरविन रखते हैं, कुछ बातें महात्मा गांधी रखते हैं, और दोनों समझौता करते हैं। जिनमें से कुछ बातें ऐसी होती हैं, महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि कुछ जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दो। ओके, और लॉर्ड इरविन ये बोलते हैं कि ठीक है, आप क्या करना, आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दो। तो ऐसी कई सारे बातें होती हैं। महात्मा गांधी ये बोलते हैं कि हमें अलाउ कर दो कि हम सॉल्ट जो टैक्स है वो कम कर दो, और हमें अलाउ कर दो कि हम मैन्युफैक्चर कर सके सॉल्ट को। ओके, सो ऐसे यहाँ पर समझौता होता है बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन।
मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि लॉर्ड इरविन जब पैक्ट साइन हुआ था, उसके बाद क्या था, महात्मा गांधी ने मतलब वहाँ पर समझौता किया था कि मैं क्या करूँगा, आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपकी मानूंगा और मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दूंगा। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं, आफ्टर लॉर्ड इरविन पैक्ट कॉल ऑफ कर देते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। सो अगर क्वेश्चन आता है कि कब कॉल ऑफ होता है, आफ्टर द साइन ऑफ लॉर्ड इरविन पैक्ट 1931। उसके बाद भी कई मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1940 के अंदर पाकिस्तान रिजोल्यूशन एक्ट पास होता है, जो कि मुस्लिम लीग पास करती है। इसके अंदर वो ये बोलते हैं कि जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो हमको दिए जाएं, वहां पर हम अपनी कंट्री पाकिस्तान बनाएंगे। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है इंडिया के अंदर, ओके, और ये काइंड ऑफ एक ग्रुप होता है ब्रिटिशर्स का, जिसके हेड कौन होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं, इसीलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम है क्रिस्प मिशन। ओके, सो ये इंडिया में क्यों आता है, इंडिया में वो इसलिए आता है क्योंकि इन्हें क्या चाहिए थी, इन्हें वर्ल्ड वॉर सेकंड उस समय चल रहा था, खत्म होने वाला था, उसके लिए हेल्प चाहिए थी। अब इंडिया में आते हैं और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बात करते हैं कि हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में हम हार रहे हैं, हमें हेल्प चाहिए। ओके, जापान की तरफ से भी प्रेशर आ रहा था, तो इंडिया से बोलते हैं कि आप हमें इंडिपेंडेंस दो, हम आपको जो है हम आपकी हेल्प कर देंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको इंडिपेंडेंस तो नहीं दूंगा, बट हम क्या करेंगे, हम आपको इंडिया को फ्री कर देंगे, बट आपको हमारे अंडर ही रहना पड़ेगा, हमारे अंडर ही काम करना पड़ेगा। महात्मा गांधी को लगता है ये तो फिर से वही बात हो गई कि हमें कॉलोनियलिज्म के अंडर ही रहना पड़ेगा, आप हमारे ऊपर रूल करोगे, हम नहीं देंगे आपको हेल्प। उसके बाद क्या होता है, जब कोई भी हेल्प नहीं दी जाती थ्रू इंडियंस, तो ये जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, ये फेल हो जाता है। ओके, सो अगर फेल के ऊपर क्वेश्चन आता है, यू कैन राइट। जब क्रिस्प मिशन फेल हो जाता है तो उसके बाद क्या था, महात्मा गांधी अपना तीसरा बड़ा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट। सो बात करते हैं थोड़ी बहुत क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। सो मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, क्विट इंडिया मूवमेंट, मैनी थिंग्स हैपन इन दिस मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में क्या था, बस यही था कि हमें जितनी भी जो ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड थिंग्स हैं, उनसे लिंक है, उनको जला देना है, उनको डिस्ट्रॉय कर देना है, ये सभी वहां पर हुआ था। और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानना है, प्रोटेस्ट करने हैं, फास्ट करनी है, ये सभी चीज कॉमन थी जितने भी मूवमेंट हुए थे उन सब में। ओके, मूवमेंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है, ये मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था, कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, और इसको सप्रेस करने में 1 ईयर से भी ज्यादा लग गया ब्रिटिशर्स को। अब बहुत सारे जो लोग थे, इंडियंस थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे वो यूथ थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ने स्कूल को छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया, और वो अग्री हो गए कि कोई बात नहीं, अगर हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जेल भी जाएंगे। लॉयर्स ने कोर्ट को छोड़ दिया, और जितने भी कोर्ट्स वगैरह थे, जो भी ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड थिंग्स थी, उनको आग लगा दी। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। तो जितने भी लोग थे जो कि उस समय तक अफेक्टेड हो चुके थे बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स बैड पॉलिसीज, और लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया था क्योंकि उससे पहले पास्ट में वो कई सारी ऐसी पॉलिसीज ला चुके थे जिनसे लोगों की लाइफ हेल बन गई थी। इसीलिए कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत मेजॉरिटी में हमें लोग मिले, और इसी के बाद से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा हिल गए थे। इसीलिए इस मूवमेंट के कुछ साल बाद ब्रिटिशर से अलाउ कर देते हैं, अग्री हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, अब हम इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, और उसके लिए वो डेट भी फिक्स कर देते हैं। सो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद 16 अगस्त 1946 के अंदर मुस्लिम लीग, जिसके रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो डायरेक्ट एक्शन डे कॉल करते हैं। देखो 1914 में वो एक एक्ट लेकर आते हैं कि हमें कंट्री चाहिए पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए जो जिद थी वो इससे शुरू हो जाती है डायरेक्ट एक्शन डे से, कि अब हमें बिल्कुल चाहिए ही, हम उसके लिए कुछ भी कर देंगे। इसी के बाद से वो क्या करते हैं, हिंदूज पे अटैक करते हैं, फिर उल्टा हिंदूज मुस्लिम पे करते हैं। तो ऐसे जो वायलेंस थी वो स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान के लिए। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग। उसके बाद 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आता है। ये भी एक ग्रुप होता है, ये इंडिया में इसीलिए आता है, ब्रिटिशर्स इसको भेजते हैं ताकि ये ग्रुप क्या कर सके, सेटअप कर सके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। देखो उससे पहले आया था, इंडियंस बोल रहे थे कि हमारे लिए कैबिनेट एक मिशन प्लान लेकर आओ जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, ब्रिटिशर्स डिनाई कर रहे थे। लेकिन जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, उन्हें लगा कि अब हमें इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हमें इंडिया को छोड़ने से पहले पावर देनी होगी, पावर सौंपनी होगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करते हैं, जिसको मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देती है, और प्रिंसली स्टेट्स भी। उसके बाद एट लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के,
वो क्या करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करते हैं, जिसके अंदर क्या था, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है बट एक कंडीशन पे कि इंडिया की जो है पार्टीशन होगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इसके ऊपर कि वो कौन सा एक्ट था, कौन लेकर आए थे। सो लॉर्ड माउंटबेटन एक एक्ट लेकर आए थे, ओके, जिसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि 1947 में आया था। उसके अंदर ये था कि भाई इंडिया है उसको 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाएगी बट उसका पार्टीशन होगा। सो वो मोमेंट भी आता है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। 15 अगस्त 1947 की डेट फिक्स की जाती है बाय द ब्रिटिशर्स और हमें आज़ादी मिल जाती है उस समय, और फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अब यहाँ पर यह था कि जो भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, इस मोमेंट को जॉय एंड हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। ओके, बट यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे वो उस समय क्या थे, वो दिल्ली कलकत्ता में थे, जो मुस्लिम और जो हिंदूज के बीच में वॉयलेंस हो रही थी उसको रोक रहे थे। इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो यहाँ पर आज हमने पूरा कवर किया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो साइमन कमीशन आता है, बारडोली सत्याग्रह मूवमेंट होता है, लाहौर सेशन, कई सारे ऐसे हमने छोटे छोटे मूवमेंट्स को पढ़ा, कमीशंस को पढ़ा, उनका सिग्निफिकेंस क्या था, वो क्यों आते हैं, कैसे फेल हो जाते हैं। ओके, और फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं इंडिया के अंदर 1947 में और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट साइन करते हैं, जिसके अंदर एक कंडीशन रखी जाती है, कि इंडिया जो है उसका पार्टीशन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट हीरोइक डेज के बारे में, कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है महात्मा गांधी वहां पर क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी ने किस तरह से 24 आवर का फास्ट रखा था और वो कैसे वॉयलेंस जो हो रही थी हिंदू मुस्लिम के बीच में उसको रुकवा रहे थे, और कैसे बाद में महात्मा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है भाई नाथुराम गॉडसे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट महात्मा गांधी। अभी ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, लास्ट टॉपिक बाकी है। आपकी बुक में क्या है, जितने भी वाइसरॉयज के नेम है वो फैले हुए हैं, उनको मैंने एक स्लाइड में बना दिया है। क्वेश्चन बहुत आता है वाइसरॉयज के बारे में कि ये जो वाइसरॉय इस समय ये जो मूवमेंट हुआ था उस समय वाइसरॉय कौन था। तो आपको अगर किसी भी वाइसरॉय का टाइम पीरियड पता है तो आप बता सकते हो कि ये जो मूवमेंट हुआ था उस समय का वाइसरॉय ये है। तो आपको जो इनका टाइम पीरियड है उसको याद नहीं करना, बस माइंड में एक बार रखना है। ओके, और उसका नाम तो आपको याद करना है। सो लॉर्ड मिंटो। ओके, एंड मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि 1857 के रेवोल्ट से पहले इंडिया में जितने भी थे वो वाइसरॉयज नहीं थे, पीपल थे, वाइसरॉय नहीं थे। जो भी हेड थे उनको गवर्नर जनरल कहा जाता था। 1857 के रेवोल्ट के बाद कई सारे चेंजेस आए, उनमें से एक चेंज ये था कि जो वाइसरॉय की पोस्ट थी वो बना दी गई और गवर्नर जनरल की पोस्ट हटा दी गई। ओके, सो लॉर्ड मिंटो टाइम पीरियड आप देख सकते हो 1905 टू 1910, लॉर्ड हार्डिंग 1910 टू 1916, लॉर्ड चैलेंजफॉर्ड 1916 टू 1921। इसी में ही देखो आप देख सकते हो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। ओके, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया था। लॉर्ड रीडिंग 1921 टू 1926, लॉर्ड इरविन जो कि इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1926-1931, लॉर्ड विलिंगडन 1931 टू 1936, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 टू 43, जिस समय क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड वेवेल 1943 टू 1947 एंड लॉर्ड माउंटबेटन 1947। ओके, ये लास्ट हमारे वाइसरॉय थे। सो क्वेश्चन आता है हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, सो आई नो आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।